जरा सोचिए, एक आदमी जिस पर 100 से भी ज्यादा क्रिमिनल केस चल रहे हों, हत्या, अपहरण, धमकी, सब कुछ, और उसी आदमी को सांसद बनाकर देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी कि पार्लियामेंट में शपथ दिलाई जाती है। सवाल ये है कि भाई ऐसा हुआ कैसे? एक आदमी जिस पर सड़क पर बम फेंकने के इल्जाम थे, वो देश की परमाणु नीति पर वोट कैसे कर रहा था? इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना हमें इसके अंत से शुरू करना होगा। कहानी का अंत बहुत ज्यादा हिंसक है, लेकिन ये सिर्फ अतीक की मौत की कहानी नहीं है। ये एक पूरा सर्कल है, एक चक्र। देखिए, साल 2005 में बीएसपी के विधायक राजू पाल की दिन दहाड़े हत्या हुई थी और उन्हें 19 गोलियां लगी थी। और इस केस में मेन अक्यूज कौन था? अतीक अहमद। और फिर ठीक 18 साल बाद अप्रैल 2023 में उसी अतीक अहमद को लाइव टीवी पर पुलिस कस्टडी में गोली मार दी गई। और इस एक हत्या ने पूरे देश को आप समझे कि 2 हिस्सों में बांट दिया। कहीं मिठाइयां बट रही थी तो कहीं इसे लोकतंत्र की हत्या बताया जा रहा था। एक ही आदमी की मौत पर इतना जश्न और इतना गुस्सा एक साथ, आखिर क्यों? तारीख थी 15 अप्रैल 2023। रात का समय था। पुलिस अतीक और उसके भाई अशरफ को एक रूटीन मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल ले जा रही थी। चारों तरफ मीडिया के कैमरे थे, सवालों की बौछार हो रही थी, और तभी उन्हीं कैमरों की फ्लैशलाइट के बीच गोलियों की आवाज गूंज उठी। कुछ सेकंड्स में सब कुछ खत्म, और ये सब लाइव टीवी पर रिकॉर्ड हो गया। इस घटना के बाद ना एक बहस छिड़ गई। एक तरफ लोगों का एक बहुत बड़ा हिस्सा था जो कह रहा था कि चलो अच्छा हुआ, आतंक का एक राज खत्म हुआ, वो लोग जश्न मना रहे थे। तो दूसरी तरफ कुछ नेता और एक्सपर्ट्स थे जिनका कहना था कि ये तो कानून के राज का खात्मा है, ये एक एनकाउंटर है, पुलिस की नाकामी है। लेकिन देखिए, इस कहानी का अंत जो है वो इसके शुरुआत से जुड़ा हुआ है, और पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा टाइम में पीछे जाना होगा। जगह प्रयागराज, जिसे उस वक्त इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। यहीं एक तांगा चलाने वाले के घर में अतीक अहमद का जन्म हुआ था। पिता तो चाहते थे कि बेटा पढ़ लिख कर कोई बड़ा आदमी बने, लेकिन बेटे ने अपना रास्ता खुद चुन लिया था। पढ़ाई छोड़ी और शुरुआत की छोटी मोटी चोरियों से। और फिर सिर्फ 17 साल की उम्र में साल 1979 में उस पर पहला मर्डर का केस दर्ज हुआ। सोचिए, जिस उम्र में लोग अपने भविष्य के सपने देखते हैं, उस उम्र में अतीक अहमद पर खून का पहला दाग लग चुका था। उस जमाने में इलाहाबाद में सिर्फ एक ही नाम का खौफ था, चांद बाबा। कहते हैं कि पुलिस भी उसके इलाके में जाने से डरती थी। अतीक ने पहले उसी के लिए काम किया, लेकिन उसकी नजरें चांद बाबा की कुर्सी पर थीं। 1989 में अतीक ने सीधे चांद बाबा को चुनावी मैदान में चैलेंज कर दिया और जीत भी गया। और इसके कुछ ही महीनों के अंदर चांद बाबा की बीच बाजार में दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। इलाहाबाद को उसका नया डॉन मिल चुका था, और यहीं से अतीक सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं, एक बाहुबली बन गया। देखिए, यूपी बिहार की पॉलिटिक्स में ना ये शब्द बहुत मायने रखता है। बाहुबली मतलब वो जिसके पास मसल पावर भी हो और पॉलिटिकल पावर भी। और अपने इलाके के लिए ये लोग ही जज, जूरी और जल्लाद सब कुछ होते हैं। तो अब जब जुर्म की दुनिया छोटी पड़ने लगी, तो अतीक ने अपनी नजर राजनीति के सबसे बड़े मंच पर टिका दी। उसे ये समझ आ गया था कि असली ताकत वो तो सत्ता में है। और सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि वो कामयाब भी हुआ। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि लगातार 5 बार विधायक बना। और फिर साल 2004 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर देश के पहले प्रधानमंत्री की सीट फूलपुर से सांसद भी बन गया। जरा इस कॉन्ट्रास्ट को समझिए। एक तरफ वो आदमी है जिस पर सड़कों पर बम फेंकने और गोलियां चलाने के सैकड़ों आरोप हैं, और दूसरी तरफ वही आदमी देश की संसद में बैठकर भारत अमेरिका न्यूक्लियर डील जैसे इतने सेंसिटिव मुद्दे पर वोट डाल रहा है। आखिर मुमकिन कैसे? ये वो सवाल है जो हमारे सिस्टम पर उठता है। सालों तक यही सिलसिला चलता रहा। सरकारें बदली, लेकिन अतीक का दबदबा कायम रहा। लेकिन फिर आया साल 2017। उत्तर प्रदेश में सरकार बदली और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में खड़े होकर ऐलान किया, इन सबको मिट्टी में मिला देंगे। और ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये अतीक के साम्राज्य के अंत की शुरुआत थी। और इसके बाद अतीक अहमद की सल्तनत की जो दीवारें थीं, वो एक एक करके ढहने लगी। सबसे पहली चोट की गई उसकी इकोनॉमिक पावर पर। एक एक करके उसकी अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलने लगा। एक अनुमान के मुताबिक करीब 11,000 करोड़ रुपए। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा साम्राज्य था जिसे अब मिट्टी में मिलाया जा रहा था।
उसका नेटवर्क तोड़ने के लिए उसे यूपी से गुजरात की साबरमती जेल भेज दिया गया और फिर वो हुआ जो पिछले 44 सालों में कभी नहीं हुआ था। अपने इतने लंबे क्रिमिनल करियर में पहली बार अतीक अहमद को किसी केस में दोषी करार दिया गया। उमेश पाल अपहरण केस में उसे उम्र कैद की सजा हुई। कानून का शिकंजा अब पूरी तरह से कस चुका था। और फिर उसकी जिंदगी के आखिरी 50 दिनों में सब कुछ बहुत तेजी से हुआ, बिल्कुल ऐसा जैसे कोई फिल्म अपने क्लाइमैक्स की तरफ भाग रही हो। 24 फरवरी उमेश पाल की दिन दहाड़े हत्या, और यहीं से आखिरी गिनती शुरू हो गई। पुलिस ने एक्शन शुरू किया, एक के बाद एक शूटर एनकाउंटर में मारे जाने लगे। 13 अप्रैल अतीक का बेटा असद एक एनकाउंटर में मारा गया और इसके ठीक 2 दिन बाद 15 अप्रैल को ये कहानी खत्म हो गई। अतीक अहमद की मौत के साथ एक चैप्टर तो खत्म हो गया, लेकिन ये अपने पीछे कई ऐसे सवाल छोड़ गया है जो शायद हमेशा हमें परेशान करते रहेंगे। वो 3 लड़के जो पत्रकार बनकर आए थे, उन्हें भेजा किसने था? उनके पास 7-7 लाख की टर्किश पिस्टलें कहाँ से आईं? क्या वो सिर्फ शोहरत के लिए अतीक को मारना चाहते थे, या उनके पीछे कोई बड़ा खिलाड़ी था जो अतीक को हमेशा के लिए चुप कराना चाहता था? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब शायद कभी सामने ना आए।